आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है बोर मॉडल में ग्रहण किया गया है। पहला, नाभिक अनंत द्रव्यमान का है एवं स्थिर रहता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। तीसरा, परिक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है। और चौथा, ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में संक्रमित होता है। दिए गए विकल्पों में से सही चुने। तो ये हमारे विकल्प हैं जिनको हम ए, बी, सी और ये डी कहते हैं। तो चलिए दिए गए कथनों में से एक एक कथन की जांच करते हैं। बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल का ही संशोधित रूप है। रदरफोर्ड मॉडल में यह माना गया था कि नाभिक में परमाणु के सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन अर्थात संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, और इसलिए नाभिक का द्रव्यमान अर्थात प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इन दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान बहुत 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 अधिक होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। अब जो राशि किसी दूसरे की तुलना में बहुत अधिक हो तो हम उसे अनंत मानते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक का द्रव्यमान अनंत है, ये माना जा सकता है। तो नाभिक अनंत द्रव्यमान का है, ये माना जा सकता है किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। और यहाँ पर अंतर क्रिया किनके बीच होती है? तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच। और नाभिक का द्रव्यमान तो बहुत अधिक है, इसलिए हम नाभिक को स्थिर मान सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तुलना में उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो दोनों के बीच जो अंतर क्रिया होगी उसमें आपका नाभिक जो है वो स्थिर बना रहेगा। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। रदरफोर्ड के मॉडल में यही तो समस्या थी कि रदरफोर्ड ने बतलाया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण के बल के कारण जो बल उन्हें प्राप्त होता है उन्हें वो अभिकेंद्र बल बना करके परिक्रमा करते हैं। किंतु परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेशित कण बन जाते हैं, और त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो ये त्वरित क्यों बन गए? क्योंकि परिक्रमा करना अर्थात अभिकेंद्र त्वरण तो आवश्यक है, तो इनके पास अभिकेंद्र त्वरण है और इसलिए त्वरित कण है। और यदि ये त्वरित कण है तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। तो परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेशित कण है और इसलिए ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और जैसे जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा इनकी ऊर्जा जैसे जैसे कम होती जाएगी, इनके कक्षाओं की त्रिज्या भी वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। अर्थात ये वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा नहीं करेंगे बल्कि सर्पिल पथ में परिक्रमा करते हुए अंत में नाभिक में जाकर गिर जाएंगे। तो सर्पिल पथ में परिक्रमा करते हुए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में जा गिरेंगे तो फिर परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रोटॉन के धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को ही समाप्त कर देंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। इसी को बोहर ने अपने एक परिकल्पना के द्वारा उन्होंने दूर किया, जो कि बाद में सत्यापित हुआ। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं घूमते, वो केवल कुछ निश्चित स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, और इन कक्षाओं में घूमते हुए वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, और इसलिए उनका जो कक्ष है वो स्थायी बना रहता है, और इसलिए परमाणु भी स्थायी बना रहता है।
तो ये कथन भी बोर मॉडल के अनुसार सत्य है। तीसरे कथन में परिक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है। जब एक स्थायी कक्षा में एक नियत कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका घूमने का वेग भी नियत बना रहेगा, और यदि वेग नियत है तो द्रव्यमान भी नियत रहेगा, क्योंकि सापेक्षवाद का सिद्धांत ये कहता है कि कोई कण यदि चल रहा है, गतिशील है, तो गतिशील अवस्था में कण का द्रव्यमान m बराबर होता है विराम स्थिति में उसी कण का द्रव्यमान m0 बटा 1 ऋण v वर्ग बटा c वर्ग, जहां v कण का वेग है और c प्रकाश का चाल है। यदि v नियत है तो द्रव्यमान m भी नियत रहेगा, और ये स्थायी कक्षा की स्थिति में ये होगा, और इसलिए हमारा ये तीसरा कथन भी बोर के मॉडल के अनुसार सत्य है। और चौथा था ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में संक्रमित होता है। अब इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, तो सबसे नजदीक वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, और जैसे जैसे कक्षा, कौन सी कक्षा, स्थायी कक्षा, नाभिक से दूर होते जाता है, प्रथम कक्ष के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जैसे जैसे दूर होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। और इसीलिए किसी एक कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब कहीं से कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है, अवशोषण करता है, तो उस ऊर्जा के अवशोषण के कारण वो किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है, लेकिन उस अवशोषित की गई ऊर्जा का वह पुनः उत्सर्जन करके वापस अपनी प्रारंभिक कक्षा में लौट भी आता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण ही वह कारण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में पहुंचता है, जिसे कि हम संक्रमण कहते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा चौथा कथन भी सत्य है। तो हम अपने विकल्पों पे आते हैं। विकल्प ए कहता है केवल एक, यानी कथन एक सत्य है, ये गलत है, सभी सत्य है। 1 व 2 दोनों सत्य हैं, केवल 2 ही सत्य नहीं है। 1, 2 व 3 सत्य हैं, ये भी नहीं, क्योंकि ये सभी सत्य हैं। तो ये विकल्प जो होगा डी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।